नमस्कार, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं द झकास। आपका स्वागत है इस खास सेगमेंट में जिसका नाम है हर शनिवार प्रतीक तिवारी के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर की कुछ मुश्किलों पर राहत पहुंचा दी है, उन्हें कुछ देर के लिए आराम दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की शीर्ष अदालत यानी जो एडिशनल कोर्ट है उसने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पे चल रहे सीबीआई इंक्वायरी पर अभी के लिए तो रोक लगा दी है। ये मामला तब का है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री नहीं थे। ये खबर पढ़कर मुझे कुछ लाइन, कांटों से बचता हूं अपने दामन को बचाकर कि फूलों की सियासत से बेगाना नहीं हूं। जी हाँ, यहाँ कांटों का मतलब है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जो पॉलिटिकल अपोजिशन है, जैसे कांग्रेस हो गया, फिर अन्य पार्टियाँ, और यहाँ फूलों का मतलब है पत्रकार या पत्रकारिता। हम गार्डन में जाते हैं तो हम कांटों से तो बच के रहते हैं, लेकिन फूलों की चपेट में आके भी हमें नुकसान हो जाता है। जी हाँ, ये मामला है 2016 का। 2016 में उत्तराखंड के दो पत्रकारों ने झारखंड गौ सेवा समिति के अध्यक्ष पद को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के रिश्तेदारों पर अपने खाते में पैसा जमा ने अध्यक्षता वाली सीट दिलाने का वादा किया था। इस पर दोनों पत्रकारों ने याचिका डालकर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पे केस किया। माननीय अदालत ने जब इस पे की सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा कि जो नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पर फैसला दिया है वो काफ़ी आश्चर्यजनक है। बिना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के इस केस को आगे बढ़ाना, यानी बिना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कोई बयान लिए इस केस में उन पर सीबीआई इंक्वायरी कर देना, ये काफ़ी दंडनीय है। या फिर ये सोचने वाली बात है कि कोर्ट ने ऐसा किया तो क्यों किया, जबकि पत्रकारों ने सीधा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पर आरोप भी नहीं लगाया था, उनके रिश्तेदारों पर लगाया था। तो बिना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का पक्ष जाने उन पर सीबीआई की इंक्वायरी करना थोड़ा संवेदनशील। रावत की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री का पक्ष सुने बगैर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है और इस तरह का आदेश निर्वाचित सरकार को अस्थिर करेगा। वेणुगोपाल ने पीठ से कहा, एक निर्वाचित सरकार को इस तरह से अस्थिर नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि पक्षकार को सुने बगैर ही क्या वो तय कर सकते हैं कि किस तरह का दंड उन्हें देना है। नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए सच को सामने लाना उचित होगा। यह राज्य के हित में सारे संदेह दूर भी हो जाएंगे। इस मामले की जांच सीबीआई करे। हाईकोर्ट ने यह फैसला दो पत्रकार उमेश शर्मा और शिव प्रसाद सेमवाल की अलग अलग याचिकाओं पर सुनाया था। इन याचिकाओं में पत्रकारों ने इस साल जुलाई में अपने खिलाफ भारतीय दंड सहित अन्य विभिन्न धाराओं पर केस दर्ज किया था और अपने देशद्रोही धाराएं हटाने को। कोरोना काल में हो रहे देश में सबसे बड़े चुनाव के पहले चरण के मतदान अब पूरे हो चुके हैं। बिहार में गुरुवार को विधानसभा चुनाव 2020 के 16 जिलों में 71 विधानसभा सीटों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वोट गिरे। इस चुनाव में 71 सीटों पर लगभग 1066 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई और वोटरों ने इनकी किस्मत ईवीएम मशीन में वोट देके रख दी है। इस चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी सारी एहतियात बरती। 2 गज की दूरी इस चुनाव में हमें ज़रूर से ज़रूर दिखी। भले ही रैलियों में इसका असर ना दिखाओ, लेकिन चुनावी लाइनों में जहां लोग वोट देने जा रहे थे वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा मेंटेन की गई। लोगों ने मास्क लगाकर वोट दिए। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था उन्हें वोट भी नहीं देने दिए, यानी हेल्थ पहले आएगा, फंडामेंटल राइट बाद में। या फिर उन्हें घर भेज दिया वापस, या फिर उन्हें मास्क दिया गया, फिर उन्हें वोटिंग करने का राइट भी। अगर इक्का दुक्का जगह छोड़ दें तो ये कह सकते हैं कि इन पहले चरण का चुनाव काफ़ी सफल हो गया है। कई जगह से खबरें भी आई कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम खराब है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने उसे तत्काल ठीक भी किया। कई लोगों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया क्योंकि उनकी मांगे नेताओं ने पूरी नहीं की थी। ये भी बड़ी गौरतलब बात है। बताइए, लोग चुनाव का भी बहिष्कार कर रहे हैं, अपने फंडामेंटल राइट का भी बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरी नहीं हुई। जिन वादों पे बिहार के विधायक चुनाव लड़े थे पिछली बार, शायद वो वादे पूरे नहीं हुए। लोगों ने इसीलिए चुनाव का बहिष्कार भी किया।
लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए मतदाताओं में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर हर उम्र का मतदाता लंबी लाइनों में खड़ा दिखा। सबसे ज़्यादा उत्साह पहली बार मतदान कर रहे वोटरों में था, यानी युवा वोटरों में, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। उन लोगों ने इस मौके पर हाँ किया और अपने मताधिकार का पूरा प्रयोग किया। उम्मीद से अधिक मतदाताओं घर से बाहर निकले और अगले 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधित्व कौन रहेगा, इसका फैसला ईवीएम मशीन में बटन दबाकर कर दिया। फ्रांस से एक आतंकवादी घटना की खबर है। अगर फ्रांसीसी पुलिस का माने तो दक्षिणी फ्रांस में एक नीश शहर में एक व्यक्ति ने धारदार हथियार चाकू से कई लोगों को जख्मी कर दिया। यह घटना चर्च के बाहर हुई। उस धारदार हथियार से व्यक्ति ने लगभग 3 लोगों की जान भी ले ली, जिसमें एक महिला भी शामिल है। जिस तरह से उस व्यक्ति ने उस महिला का सर कलम किया है, पुलिस ने बताया है कि वो आईएसआईएस आतंकवादी संगठन से ताल्लुकात रखता था। लोगों का कहना है कि 2016 के बाद नीस में सबसे बड़ा आतंकी हमला है। यह मामला फ्रांस में बहुत पहले से चल रहा है। लोग मुस्लिम संगठन को लेकर काफी आक्रोश में हैं। यह घटना ऐसी हुई थी कि फ्रांस में एक स्कूल में प्रोफेसर सैमुअल पैटी ने प्रॉफेट मोहम्मद का एक कार्टून दिखा दिया था, जिससे एक स्टूडेंट नाखुश हो गया था, जिसके बाद उस टीचर का सर कलम कर दिया गया था। इसकी वजह से लोग काफी आक्रोश में थे। लोगों ने कैंडल मार्च निकाली। वहां के प्रेसिडेंट यानी फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रन ने कहा था कि हमें रेडिकल इस्लामाइजेशन अपने कंट्री से हटाना होगा। काफी सारे मुस्लिम नेशन ने उनके इस बयान का काफी विरोध किया। ट्विटर पे ऑल अराउंड दी वर्ल्ड एक चीज ट्रेंड कर रही थी, जिसका नाम था फ्रेंच बाइकॉट प्रोडक्ट्स, यानी फ्रांस के जो प्रोडक्ट्स हैं हम उन्हें बाइकॉट करेंगे। पाकिस्तान में भी ऐसी चीजें ट्रेंड कर रही थी। जी हां, बताइए, जो पाकिस्तान खुद ग्रे लिस्ट में है, जिसके पास भारत से टमाटर खरीदने का पैसा नहीं है, वो फ्रांस के महंगे प्रोडक्ट्स भी बाइकॉट कर रहा है। चलिए मजाक को दूर हटाते हैं। इन सब चीजों को लेकर लोगों में काफी आक्रोश था। सैमुअल मैक्रोन ने भी कहा कि हमें रेडिकल इस्लामाइजेशन को हटाना है और देश में एक डेमोक्रेटिक सोच आगे बढ़ानी है, और जो कट्टरपंथ लोग हैं जो फ्रांस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं या फिर जो देश में अस्थिरता ला रहे हैं, हमें उन्हें नीचे बिठाना है, उन्हें हमें जेल में डालना है। लेकिन इससे लोग काफी भड़के हुए थे, जिसके बाद यह घटना सामने आई जहां चर्च के बाहर एक आदमी ने यह कत्लेआम मचा दिया। नीस के मेयर ने हमले को आतंकवादी घटना से जोड़कर बताया है। मेयर के अनुसार हमला शहर के चर्च में हुआ था, जिसमें एक हथियारबंद जवान ने चर्च को घेर लिया था। मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां आई। उन्होंने फिर चर्च को घेरा और उस आदमी को पकड़ लिया। बता दें कि नीस फ्रांस का वो शहर है जहां पे जुलाई 2016 में एक आतंकवादी ने फ्रांस के नेशनल डे के मौके पर कुछ लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया था। उस हमले में लगभग 80 लोगों की मौत हो गई थी। नीस शहर में ये चर्च हमले से काफ़ी लोग नाखुश हैं और वो मना रहे हैं कि देश में शांति फिर से बहाल हो। पुलिस के रडार पर वो लोग भी हैं जिन्होंने पैटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था और उसे मारने की कोशिश भी की थी या फिर उसकी प्लानिंग भी की थी। पर अभी देखना यह है कि फ्रांस अपनी स्थिति को कैसे संभालता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैसे बचाकर रखता है। भारत और अमेरिका के बीच मंगलवार को दिल्ली में 2+2 मिनिस्टर लेवल की डायलॉग हुई। यानी 2+2 का मतलब होता है यानी भारत से 2 और यूएस से 2 उच्च अधिकारी जब साथ बैठकर बात करते हैं तो उसे 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग कहते हैं। इस वार्ता में कुछ अहम साझेदारियों पर भी बात की गई। इस वार्ता में BECA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेट एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर हुआ। जी हां, ये बहुत बड़ी बात है जब भारत और यूएस जैसी 2 बड़ी इकोनॉमिक कंट्रियां साथ बैठकर ऐसी कोई डीलें साइन करती हैं। भारत की जो एक नीति रही है 1947 से नॉन अलाइनमेंट की, यानी गैर गुट निरपेक्ष की, यानी न भारत रशिया के साथ है न अमेरिका के साथ, मतलब न नाटो में है न रशिया में। इसका फायदा भारत को हमेशा हुआ है, चाहे रशिया से S-400 मिसाइल्स लेने की डील हो, चाहे यूएस से BECA की साइन कराना। भारत की यह नीति उसे हमेशा साथ देती है। बहरहाल बात करते हैं BECA की। इस समझौते के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने की बात की। उन्होंने कहा, हमने कई प्रमुख मुद्दों पर व्यापक चर्चा की है।
अमेरिका के साथ BECA एक महत्वपूर्ण रणनीति है। अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग के लिए हमारी सेना बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। हमने रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास के लिए परिजनों की पहचान की है। उन्होंने कहा है कि हमने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि भी की है। अमेरिका विदेश मंत्री माइक पॉम्पे ने कहा है कि भारत और अमेरिका सभी तरह के खतरों के खिलाफ सहयोग को लेकर मजबूत कदम उठा रहा है। बीते साल हमने साइबर मुद्दों पर अपने सहयोग का विस्तार किया है। हमारी नौसेनाएं हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में संयुक्त अभ्यास भी कर रही हैं। भारत में जब से कोरोना वायरस आया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया है, ये बताते हुए कि भारत में अब पैंडेमिक शुरू हो गया कोविड-19 का, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सिर्फ एसेंशियल चीज़ों की ही अनुमति दी जा रही है, यानी बैंकिंग रिलेटेड चीज़ें या फिर राशन की चीज़ें, सब्जी की चीज़ें या फिर हेल्थ। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, एजुकेशन। जी हाँ, शिक्षा हमारी एसेंशियल चीज़ों की लिस्ट में नहीं आई, न हमारी न सरकार की, जिसका नतीजा बच्चों को बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, जी हाँ, एक ऐसी संस्थान है जो सर्वे करती है एजुकेशन की। जब भारत में लगभग 6 महीने से लॉकडाउन था और स्कूल कॉलेजेस बंद थे, तो इन्होंने लगातार सर्वे किए कि बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, कैसे वो कोप अप कर रहे हैं और वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो रोचक जानकारियाँ आई और बहुत ही चिंताजनक जानकारियाँ आई, ऐसी जानकारियाँ जो सुन के भारतीय समाज को यानी भारतीय एजुकेशन सिस्टम को एक आईना दिखाती हैं कि चाहे 30 साल बाद आप एक नई एजुकेशन पॉलिसी ले आइए या फिर हर 5 साल में आप नई एजुकेशन पॉलिसी लाइए, जब तक हमारा नींव यानी फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी, बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो इन एजुकेशन पॉलिसीज़ का क्या फ़ायदा। इन्होंने एक बहुत ही रोचक सर्वे निकाला है। पिछले महीने सितंबर का इन्होंने सर्वे जारी करते हुए बताया है कि भारत में औसतन 20% ग्रामीण बच्चों के पास कोई भी पाठ्यक्रम उपलब्ध ही नहीं है। मैं इंग्लिश में समझा देता हूं कि 20% बच्चों के पास कोई भी स्टडी मटेरियल लॉकडाउन से अभी तक अवेलेबल ही नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है। तो वो पढ़ेंगे क्या? तो गांव का बच्चा खेती ही करता रहेगा, क्योंकि पढ़े तो पढ़े कैसे, स्मार्टफोन तो है नहीं, रेडियो पे सारी क्लासेस आती नहीं, ना उनके पास स्टडी मटेरियल है, तो पढ़े कैसे। और ये आंकड़ा राज्य दर राज्य बढ़ता जा रहा है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 40% ग्रामीण बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई पाठ्यक्रम नहीं है, और तमिलनाडु ने तो सबका आंकड़ा छूते हुए सबसे ऊपर निकल गई है, क्योंकि वहां पर 65% ऐसे ग्रामीण बच्चे हैं जिनके पास कोई टेक्स्ट बुक मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए। ये काफ़ी अफसोसजनक बात है। जी हाँ, अब आपको लग रहा होगा शिक्षा का महत्व क्या है, क्योंकि हमारी एसेंशियल चीज़ों में एजुकेशन तो आती नहीं है। जब एजुकेशन नहीं आती तो बच्चे पढ़ेंगे क्यों, और जब पढ़ेंगे नहीं तो उनके पास पाठ्यक्रम भी होना ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, 65% किसी राज्य का आंकड़ा है जहाँ पे ग्रामीण बच्चे के पास टेक्स्ट बुक या फिर किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं है। जिस हफ्ते यह सर्वे किया गया था तब तक की यह स्थिति थी कि 1/3 ग्रामीण बच्चों की कोई लर्निंग एक्टिविटी नहीं हुई थी, जबकि 2/3 बच्चों को स्कूल से कोई लर्निंग मटेरियल भी नहीं मिला था। लाइव ऑनलाइन कक्षाओं की बड़ी चर्चा है, लेकिन वहां तक पहुंच केवल सिर्फ 10% ग्रामीण बच्चों की ही दर्ज की जा सकती है। जब तक कोविड-19 नहीं खत्म हो जाता, स्कूलों को या फिर जो विश्वविद्यालय हैं या फिर जो ग्रामीण स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल है, वहाँ पे उन्हें बच्चों को स्टडी मटेरियल ज़रूर से ज़रूर उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि वो कुछ पढ़ सकें, समझ सकें। जी हाँ, ये आंकड़ा बड़ा है और हमारी नींव तक हिला देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं तो हमें कमेंट में बताइए कि आपको इन 5 खबर में से कौन सी खबर अच्छी लगी। आप 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी बता सकते हैं। और अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसे भी देखिए। तब तक के लिए नमस्कार।